टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं एमसीक्यूज। गोल शॉर्ट एनालिसिस का क्या होता है? टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथन वाइल टेस्ट इट्स थ्रेट्स एंड टेस्ट इट्स वीकनेसेस। क्या क्या होगा यहाँ पर? तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट में भी आएगा एक्सप्लॉयटेशंस, मतलब गोल शॉर्ट एनालिसिस के अंदर इज़ टू एक्सप्लॉयट करना है किसको? अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ को, वाइल डैश इट्स थ्रेट्स, मतलब क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है थ्रेट्स को, एंड वीकनेसेस को क्या करना है? करेक्ट करना है। शॉर्ट एनालिसिस इज एन इवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस एंड इट्स डैश अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स। तो शॉर्ट एनालिसिस जो है वो इवेल्युएशन है ऑर्गेनाइजेशन का, डैश उसके अंदर क्या आएगा? तो डी। आंसर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस एंड उसकी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के अंदर क्या आएगा? तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को यूजुअली क्या किया जाता है? द माइनर कॉजेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, demises of the success, least important for the CEOs and the board of the director, not as an important as internal strength and the weaknesses, largely uncontrollable activities outside the organization। आंसर क्या आएगा? तो डी। जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होती है वो लार्जली अनकंट्रोलेबल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है। The sustainability of the competitive advantage and the firm's abilities to earn the profit from its competitive advantage depends upon किसके ऊपर? Durability, reliability, transferability, approximately। B, appropriability, durability, transferability, immutability, transferability, immutability, reliability, approximatability, immutability, durability, reliability, appropriatabilities। क्या आएगा? तो आंसर देखते हैं फोर्थ के अंदर बी। और यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटीज़ होते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज का एंड उसकी फर्म की एबिलिटीज़ अर्न करने के लिए उसका प्रॉफिट, वो कंपेटिटिव एडवांटेज है जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो कि डिपेंड करता है पी, अप्रोप्रिएबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड इमिटेबिलिटी के ऊपर। फिफ्थ देखते हैं इंटरनल डैश आर द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि परफॉर्म किया जाता है स्पेशली वेल। ए, अपॉर्चुनिटीज़, कंपिटेंसीज, स्ट्रेंथ या तो मैनेजमेंट। क्या आएगा इसके अंदर आंसर? फिफ्थ सी आएगा। इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की खुद की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या करती है? परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है अच्छे से। सिक्स, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हेल्प्स इन। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग किसके अंदर मदद करता है? आइडेंटिफाइड करने के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कंपनीज, आइडेंटिफाइड करने के लिए वीकेस्ट राइवल कंपनीज, आइडेंटिफाइड करने के लिए वीकेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कंपनीज, नन ऑफ द अबव। आंसर देखते हैं सी। इसके अंदर क्या आएगा? तो जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग होती है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाइड करने के लिए कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है राइवल कंपनीज़ के अंदर। इन द माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी, माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी के अंदर दैस एम्फसाइज द प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एट अ वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर्स हु आर द प्राइसिंग सेंसिटिव। जो प्राइस सेंसिटिव बायर है उसके बारे में क्या बताता है उसके अंदर? सी, कॉस्ट लीडरशिप बताता है। कॉस्ट लीडरशिप से हमको पता चलती है कि वेरी लो पर यूनिट की कॉस्ट रख के कंज्यूमर्स का प्राइस सेंसिटिव बायर को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 के अंदर देखते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कैन बी अचीव। डिफरेंशिएशन कैसे अचीव किया जा सकता है? फॉलोइंग मेजर्स के अंदर मैच करना है प्रोडक्ट को विद द टेस्टेस एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशंस। कौन सा ऊपर में से सही है? आंसर देखते हैं डी। तीनों तीन सही है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग क्या अचीव करते हैं? तो मैच करते हैं हम लोग प्रोडक्ट को उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर्स के साथ, इवेल्युएट करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट को कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है हमारा प्रोडक्ट, रैपिड प्रोडक्ट्स इनोवेशंस, हम लोग रैपिडली इनोवेशंस करते रहते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर। 9th के अंदर देखते हैं व्हाट आर द 3 डिफरेंट बेसिस गिवन फॉर द माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी टू गेन द कंपटीटिव एडवांटेज। कौन सा डिफरेंट बेसिस माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी के अंदर है जिससे हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं? तो ये देखते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कंपनसेशन। बी देखते हैं इंटीग्रेशन, फोकस, डिफरेंशिएशन, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। तो इसके अंदर क्या आएगा? तो डी आएगा। इसके अंदर क्या है? 9th के अंदर क्या आएगा? डी आएगा। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, ये 3 होते हैं जिससे माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग गेन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अ फर्म सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटिंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी वुड एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? कस्टमर्स टू बी सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीज टू चेंज द प्रीमियम प्राइस, कस्टमर्स टू
customer to pursue the product as a standard to automatically have the high level of the power over the suppliers. आंसर में क्या आएगा इसके अंदर? बी आएगा. टू चार्ज द प्रीमियम प्राइजेस. जो फर्म सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करता है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, वो एक्सपेक्ट, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग चार्ज करेंगे प्रीमियम प्राइसेस. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. रोहित सुधी रन्स कर रहा है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स इन द कंट्री. हीज ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द रेगुलर फ्री ट्रेनिंग कैंपस फॉर द यूथ्स इंटरेस्टिंग इन द प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकीज, बैडमिंटन एंड सो ऑन. वो प्रमोट करता है इन स्पोर्ट्स को. मैनी ऑफ हिज ट्रेनीज हैव रिच द नेशनल लेवल कंटेंट्स. बहुत सारे उसके ट्रेनीज जो हैं वो रिच कर चुके हैं नेशनल लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे वो लोग खेल चुके हैं. रोहित नोटिस कर रहा है कि विद द सक्सेस ऑफ द IPL क्रिकेट, IPL के टूर्नामेंट से देयर इज़ एन इंक्रीज ट्रेंड टू द एक्सटेंड सिमिलर फॉर्मेट इन द अदर स्पोर्ट एज वेल. उसको लगता है कि IPL के टूर्नामेंट से हो सकता है कि दूसरे भी स्पोर्ट्स सिमिलर्स वाले हैं वो भी बढ़ेंगे, वो भी उसके अंदर भी लोगों का रुचि बढ़ेगी. ही विशेस टू नो how to develop, how he wishes to know the development is going to help the sport and what industries it will offer the opportunities and threats. वो विश कर रहा है कि कैसे डेवलपमेंट जो किया जाएगा स्पोर्ट्स के अंदर एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो ऑफ़र करेगा अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आएगी इन स्पोर्ट्स के अंदर. तो आंसर देखते हैं. विद द सक्सेस ऑफ द IPL लीग मैचेस, IPL के मैच लीग से और उसकी सक्सेस से टेकिंग प्लेस इन द अदर स्पोर्ट एज वेल. मतलब उससे क्या होगा, तो अदर स्पोर्ट के अंदर भी रुचि बढ़ेगी लोगों की. दिस आर हेल्ड इन द ग्रेंट्यूल मैनर बिटवीन द सेवरल टर्म्स. मतलब कि ये सिमिलर मैनर के अंदर जैसे IPL के अंदर हो रहा है वैसे ही लोगों की रुचि इसमें भी बढ़ने लगी कि अदर स्पोर्ट्स के अंदर. फॉर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो लीग मैचेस इन द मैग्निफिशेंट मैनर नाउ टेक प्लेस इन द फुटबॉल. मतलब जो लीग मैचेस हो रही है, फुटबॉल की हो गई, कबड्डी की हो गई, हॉकी की हो गई, उसकी भी रुचि बढ़ते जा रही है इंडिया के अंदर. दिस इवेंट्स, ये जो इवेंट्स है ये प्रॉफिट एंड एंटरटेनिंग ड्राइवेंस है. मतलब इससे प्रॉफिट भी हो सकता है और एंटरटेनमेंट भी होता है इससे. दिस आर गोइंग टू हेल्प द स्पोर्ट्स इन इंडिया बाय जनरेटिंग द इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स. ये हेल्प करेगी स्पोर्ट्स जो भी इंडिया के अंदर खेला जाता है उसको जनरेट करने के लिए कि लोगों का इंटरेस्ट इन स्पोर्ट में भी बढ़ेगा, मेकिंग देम मोर पॉपुलर. और उससे ये स्पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे. इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन्स एंड ब्रिंगिंग द मनी इनटू द स्पोर्ट्स. और उसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगी और इन स्पोर्ट्स के अंदर मनी भी आने लगेगी. अ नंबर ऑफ द एंटिटीज़ एंड द प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन दिस इवेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज़. नंबर्स ऑफ द एंटिटीज़ जो भी हैं एंड जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स ढूंढेंगी. एंड अपॉर्चुनिटी इज़ फेवरेबल. अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि फेवरेबल कंडीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को लेकर, जो एनेबल करती है कि वो स्ट्रेंथन कर देगी उसकी पोजीशंस को. ऑन द अदर हैंड में देखा जाए तो थ्रेट्स क्या होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर जो कॉज करती है रिस्क फॉर और द डैमेज टू या तो ऑर्गेनाइजेशन पोजीशंस. जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो क्या होती है, थ्रेट्स इन केस ऑफ द इंटरनल वीकनेसेस. अपॉर्चुनिटीज़ इज़ ऑल्सो थ्रेट्स. अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो थ्रेट्स के तौर पे भी निकल के आती है. इंटरनल वीकनेस अगर होती है तो डो नॉट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक दैट एडवांटेज. और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अगर एडवांटेज नहीं ले पाता है राइवलरी केस के अंदर, इन द मैनर ऑफ द राइवल कैन, जो राइवल ले पाता है वो नहीं ले पाएगा अगर वीकनेसेस निकलती है इंटरनल एक फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ले पाएगा. इट विल ऑफर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एज फॉलोज. नीचे दी गई है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स वैसे यहाँ पर ऑफ़र की जाती है. अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आएगा, तो स्टेडिया मतलब बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप का होता है जिसके अंदर रूफ नहीं होती, वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है कि मतलब ये स्पोर्ट्स के अंदर बड़े से बड़े स्टेडियम्स बनेंगे. मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा. मीडिया इंडस्ट्रीज़, स्पोर्ट चैनल्स, टेलीविजन्स, एडवर्टाइजमेंट. मतलब ये जो भी स्पोर्ट्स प्रमोट होंगे
फुटबॉल हो गया, कबड्डी, हॉकी हो गया, तो इनके लिए इनकी स्पोर्ट्स के जो गुड्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर होंगे, इनके स्टेडियम्स में मैन्युफैक्चर होंगे, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इनके मीडिया इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप्ड होगी। मीडिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन से स्पोर्ट्स चैनल्स होंगे, टेलीविजन्स होंगे, एडवर्टाइज़र्स होंगे, ये सब इनके स्पोर्ट्स के अंदर जैसे जैसे लोगों की रुचि बढ़ेगी तो ये सब भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तौर पे काम करेगी, हम लोग इसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्रीज़ लिंकिंग द इवेंट्स विद ऑफरिंग, मतलब होटल की इंडस्ट्रीज़ भी इससे बढ़ेगी। थ्रेट्स क्या हो गए इसके अंदर, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज एंगेज इन द टीवी सीरियल्स, सिनेमा, थिएटर्स, एंटरटेनमेंट थीम पार्क्स एज अ कॉम्पिटिटर्स विल बी फाइटन फॉर द सेम व्यूअर्स टारगेट कस्टमर्स। मतलब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है, जो टीवी सीरियल्स के अंदर, सिनेमा के अंदर, थिएटर्स के अंदर, और जो एंटरटेनमेंट थीम पार्क्स बना कर बैठे हुए हैं, एज अ कॉम्पिटिटर्स विल बी फाइट फॉर द सेम, मतलब वो लोग भी इस कॉम्पिटिशन्स के अंदर उतर के आ जाएंगे और वो लोग भी सेम जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करेंगे और वो दिखाएंगे यहाँ पर टारगेटेड कस्टमर्स को, तो ये हमारे सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे। ये हमारे लिए थ्रेट्स हो जाएगी। इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन द नॉन स्पोर्ट इवेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एंगेज हो जाएंगे नॉन स्पोर्ट इवेंट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर बनर्जी इज़ द हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मिस्टर बनर्जी जो है वो हेड है किसका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। हिज कंपनी इज़ इन द डायरेक्ट कंपटिशन्स विद 13 कंपनीज एट अ नेशनल लेवल। उसकी जो कंपनी है वो डायरेक्ट कंपटीशन्स में किसके, 13 और कंपनीज़ के साथ जो कि नेशनल लेवल पे काम कर रही है। ही विशेस टू स्टडी द मार्केट पोजीशंस, वो मार्केट पोजीशंस को स्टडी करना चाहता है ऑफ द राइवल कंपनीज बाय, कैसे, ग्रुप बना के, इनटू द पोजीशंस। नेम द टूल, क्या टूल से हम इसको पहचानते हैं जो कि यूज़ किया जाएगा मिस्टर बनर्जी के द्वारा। एक्सप्लेन करिए प्रोसीजर्स, और क्या प्रोसीजर लगती है उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर। आंसर देखते हैं। अ टूल टू स्टडी द मार्केट पोजीशन, जो टूल है इन मार्केट पोजीशंस को स्टडी करने के लिए राइवल कंपनीज़ का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग बाय इनटू द लाइक पोजीशंस इज़ अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बोलते हैं, जिसके अंदर राइवल कंपनीज़ के ग्रुप बनाए जाते हैं जो कि पोजीशंस के अंदर होती है, यानी सेम पोजीशंस में होती है। ग्रुपिंग कंपिटिटर्स इज़ यूज़फुल व्हेन, ये जो ग्रुपिंग कंपिटिटर्स होता है ये जब कब यूज़फुल होता है, जब देर आर मैनी कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सच दैट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू एग्जामिन ईच वन इन डेप्थ। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है और सबको एक एक करके इन डेप्थ पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। इन द गिवन सिनारियो के अंदर देर आर 13 कॉम्पिटिटर्स, 13 कॉम्पिटिटर्स हमको बताए गए हैं। अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स, स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर क्या होता है, वो राइवल फर्म्स होती है जिनका सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है एंड पोजीशंस होता है मार्केट के अंदर। द प्रोसीजर्स for constructing the strategic group mapping and deciding which firms belongs to which strategic group, जो प्रोसीजर होती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप को एंड डिसाइड करने के लिए कि कौन सी फर्म बिलोंग करेगी कौन से स्ट्रेटेजिक ग्रुप को, वो हमको नीचे दिया गया है। आइडेंटिफाइड करिए कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दैट डिफरेंटिएट द फर्म्स इनटू द इंडस्ट्रीज। आइडेंटिफाइड करिए कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डिफरेंट करेगी इन फर्म्स को इंडस्ट्रीज से। टिपिकली वेरिएबल्स दैट आर प्राइस, क्वालिटी, रेंज, मतलब कि यहाँ पर कौन से वेरिएबल पर ध्यान दिया जाएगा, प्राइस और क्वालिटी रेंज के बिटवीन में ध्यान दिया जाएगा। मतलब क्या होगा, हाई है, मीडियम है, लो है, क्या है वो देखने का, कि प्राइस वो लोग हाई रख रहे हैं, प्राइस मीडियम रख रहे हैं, लो रख रहे हैं, क्वालिटी कैसी दे रहे हैं, हाई, लो या मीडियम दे रहे हैं, कैसी दे रहे हैं वो देखना है यहाँ पर। उसके बेसिस पे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। जियोग्राफिकल कवरेज के बेसिस पे कर सकते हैं, मतलब कि लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल। डिग्री ऑफ द वर्टिकल इंटीग्रेशंस देखेंगे कि नन, पार्शियल, फुल। प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे कर सकते हैं, ब्रेथ, वाइड, नैरो। यूज़ कर सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पे हम लोग इसको बांट सकते हैं, जैसे कि वन है, सम है या ऑल है। एंड द डिग्री ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड, और कौन सी डिग्री ऑफ द सर्विस वो लोग ऑफर करते हैं, नो, फ्रिल्स, लिमिट, फुल, ये सब आएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लॉट करना है इन फॉर्म्स को ऑन द 2 वेरिएबल मैप्स यूजिंग द पैर्स ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अब क्या करना है, इसको 2 वेरिएबल मैप के ऊपर इन क्या करना है, 2 वेरिएबल मैप बनाना है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा, उसके अंदर हम लोग इनको जो भी वेरिएबल है इसको प्लॉट कर देंगे जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। असाइन करना है फॉर्म्स को दैट फॉल इन अबाउट द सेम स्ट्रेटजी स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप
असाइन करना है इन फर्म को जो कि फॉल करेगा सेम स्ट्रेटेजी स्पेस के अंदर एंड सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर। मतलब इन लोगों का ग्रुप बना के जो सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस के अंदर और स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर होंगे उन लोगों की फर्म को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे, असाइन कर देंगे एक फर्म को दैट फॉल अबाउट द सेम स्पेस, सेम स्ट्रेटेजी स्पेस, जिनकी सेम स्ट्रेटेजी स्पेस होगी और सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा, उसका हम लोग क्या बना देंगे, एक फर्म बना देंगे, असाइन कर देंगे फर्म। ड्रॉ करेंगे सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप, making the circle proportional to the size of the group's respective shares of the total industry sales revenue। हम लोग फिर सर्कल बनाएंगे हर स्ट्रेटेजिक ग्रुप का जो कि हमको बताएगा प्रपोर्शनेटली कि कितना साइज़ है और ग्रुप्स रेस्पेक्टिव शेयर्स कितना है, मतलब कितना साइज़ है ग्रुप्स का और उनका रेस्पेक्टिव शेयर्स कितना है टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू के अंदर, मतलब पूरी इंडस्ट्री का जो सेल्स रेवेन्यू है उसके अंदर से उनका पोर्शंस कितना है वो देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोहन ने ज्वाइन किया गया है एज अ न्यू CEO ऑफ द XYZ कॉर्पोरेशन एंड वो एम कर रहा है मेक करने के लिए डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी इन द नेक्स्ट 5 years। ही एम टू डेवलप, वो डेवलप करना चाहता है कॉम्पिटेंसीज फॉर द मैनेजर्स फॉर अचीविंग द बेटर परफॉर्मेंस एंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द XYZ कॉर्पोरेशंस। वो एम कर रहा है मतलब वो क्या सोच रहा है कि वो डेवलप करेगा कॉम्पिटेंसीज फॉर द मैनेजर्स फॉर अचीविंग द बेटर परफॉर्मेंस वो करना चाहता है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना चाहता है XYZ कॉर्पोरेशंस के लिए। मोहन इज़ वेल अवेयर, मोहन को ये पता है कि जो इम्पॉर्टेंस होता है वो क्या होता है, रिसोर्सेज होती है एंड कैपेबिलिटीज़ होती है इन जनरेटिंग द कम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब इन दो चीज़ों से ही हम लोग कम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। डिस्कस कीजिए 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ की जो कि रिक्वायर्ड किया जाएगा XYZ कॉर्पोरेशन के द्वारा ताकि सस्टेन कर पाए हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इट्स एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट, और उससे हम लोग कैसे अर्न कर पाएंगे प्रॉफिट। आंसर देखते हैं। XYZ कॉर्पोरेशन एम कर रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ द मोहन। मोहन कौन है, नया CEO है। एम किया जाता है कि डेवलप करेंगे हम लोग कॉम्पिटेंसीज फॉर द मैनेजर्स फॉर अचीविंग द बेटर परफॉर्मेंस। हम लोग ये एम कर रहे हैं कि हम लोग डेवलप करेंगे कॉम्पिटेंसीज को ताकि अचीव कर सके हम लोग बेटर परफॉर्मेंस एंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम लोग ले पाए फॉर द कॉर्पोरेशंस। मोहन इज़ ऑल्सो वेल अवेयर, मोहन अवेयर है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ होती है वो हमको मदद करेगी किसके अंदर, जनरेटिंग एंड सस्टेन करने के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब जनरेट करने के अंदर मतलब बनाने के अंदर और उसको सस्टेन करने के अंदर मतलब मेंटेन करने के अंदर, ये दोनों चीज़ों के अंदर हमको मदद करेगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। देयरफॉर ही मस्ट फोकस, इसलिए वो फोकस करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कॉर्पोरेशन। इसीलिए वो किसके ऊपर ज़्यादा जोर देगा, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ कॉर्पोरेशंस की जो है उसके ऊपर। द सस्टेनेबिलिटीज़ ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करना है एंड जो फर्म की एबिलिटी होती है अर्न करने के लिए प्रॉफिट फ्रॉम इट्स, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ग्रेटर एक्सटेंड, कितने एक्सटेंड तक ये जो कितने एक्सटेंट तक 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ हमको नीचे दी गई है, इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा या नहीं रहेगा और जनरेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेंटेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सस्टेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पहले क्या आया था, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, तो पीरियड ओवर विच द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन डिपेंडिंग ऑन इन द पार्ट ऑन द रेट एट विच द फर्म्स रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटी डिटोरिएटेड। पीरियड मतलब समय जहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने रेट पर फर्म के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ डिटोरिएट हो रहे हैं, मतलब ख़राब होते जा रहे हैं। इन द इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर रेट ऑफ द प्रोडक्ट इनोवेशन फास्ट हो रहा है, मतलब जल्दी से जल्दी चीज़ें बदल रही है, इनोवेशंस होते जा रहा है बहुत ही फास्ट। प्रोडक्ट पैटर्न्स आर क्वाइट लाइकली टू बिकम ऑब्सोलेट, जो भी प्रोडक्ट की पैटर्न होती है वो जल्दी से ख़राब होते जाती है। सिमिलरली द कैपेबिलिटीज़ विच आर द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज ऑफ द CEO आर ऑल्सो वल्नरेबल टू हीज और हर रिटायरमेंट और द डिपार्चर। मतलब कि जो कैपेबिलिटीज़ होती है किसकी, तो ये जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं ऑफ द CEO, ये भी वल्नरेबल होती है, मतलब उनके रिटायरमेंट से या उनके डिपार्चर से क्या होती है, हमारी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने की जो क्षमता होती है वो कम होती रहती है, ऑब्सोलेट होती रहती है। ऑन द अदर हैंड पे देखे जाए तो हम लोग मैनी कंज्यूमर ब्रांड नेम
हैव हाईली ड्यूरेबल अपील्स। बहुत सारे कंज्यूमर ब्रांड नेम जो है वो भी हाईली ड्यूरेबल अपील्स के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि सेल फ़ोन हो गया, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस होती है, तो इसलिए मैनी कंज्यूमर ब्रांड जो होती हैं वो भी हाईली ड्यूरेबल अपील्स के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है इसके अंदर? इवन इफ द रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटीज ऑन विच द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड आर ड्यूरेबल। रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ अगर आपकी ड्यूरेबल भी है, इट इज़ लाइकली टू इरोडेड बाय द कंपटिशंस फ्रॉम द राइवल्स। उसको भी इरोड किया जा सकता है, कैसे? राइवल्स से, competitive राइवल्स से। The abilities of the rivals to attack the positions of the competitive advantage relies on their gaining access to the necessary resources and the capabilities। हो सकता है कि आपके resources और आपकी capabilities जो है वही rival के पास भी आ जाए, वही rival access कर ले, gain कर ले उसका access को। The easiest is to transfer the resources। जितना easy रहेगा transfer resources and capabilities का between the companies, उतना ही less sustain will be the competitive advantage, उतना ही कम competitive advantage आप बना पाओगे, which is based on them। Imitabilities, अगर resources and the capabilities cannot be purchased by a would be imitator, then they must be built for the scratch। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ जो है वो कोई चुरा ना ले, वो कोई इमिटेट ना कर ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको बिल्ड करना पड़ेगा स्क्रैच से। हाउ ईजी एंड क्विकली कैन बी द कॉम्पिटिटर बिल्ड द रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑन विच अ फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड। कितने ईजीली और कितने क्विकली अगर आपका कॉम्पिटिटर्स उन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड कर पा रहा है, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खतरे में है, आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बच नहीं सकती है। दिस इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ द इमिटेबिलिटी। ये बहुत ही ट्रू टेस्ट है इमिटेबिलिटी। आप इससे टेस्ट कर सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितनी देर तक रहेगा, या आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वेयर द कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर द नेटवर्क्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स। जहाँ पर कैपेबिलिटीज़ के अंदर नेटवर्क्स होता है ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स के अंदर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का रूटीन ही ऐसा है कि वही आपकी कॉम्पिटिटिव क्या बन गई है, एडवांटेज बन गया है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है इमिटेट करना, मतलब कॉपी करना या चुराना। हुज इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द कॉर्पोरेट कल्चर, इमिटेशंस इज़ डिफ़िकल्ट। जिसका इफेक्टिवनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटर के लिए इमिटेट करना। अप्रोप्रिएबिलिटी, ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अप्रोप्रिएबिलिटी रेफर करता है क्या? एबिलिटीज ऑफ द फर्म्स ओनर्स टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन द रिसोर्स बेसिस। अप्रोप्रिएबिलिटी रेफर करता है एबिलिटी, आपकी वो एबिलिटी, आपके फर्म्स के ओनर्स की वो एबिलिटी कि वो तुरंत ही रिटर्न्स जो है रिसोर्सेज के ऊपर वो कमा सकते हैं। अप्रोप्रिएट कैसे कर रहे हैं? जो भी रिटर्न रिसोर्सेज के ऊपर कमाए हुए हैं वो आपका ओनर कैसे अप्रोप्रिएट कर रहा है, मतलब कैसे बांट रहा है। इवन वेयर द रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटीज आर कैपेबल ऑफ ऑफरिंग सस्टेनेबल एडवांटेज। ये जो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ होती है ये आपको सस्टेनेबल एडवांटेज दिला सकती है। देयर इज़ एन इश्यू एज टू हु रिसीव द रिटर्न्स ऑफ ऑन दिस रिसोर्सेज। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि कौन रिसीव करेगा ये रिटर्न ऑफ द रिसोर्सेज को। हो सकता है ओनर्स जो है वो इसको डिविडेंड के फॉर्म में बांटे, जो भी उनके पास रिटर्न आया है वो। हो सकता है इसको अपने पास ही रखे और एक्सपांशन करें। तो ये सब होता है कि ओनर के अप्रोप्रिएबिलिटी वो कैसे कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हमको पता लगती है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाओगे, या आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर चुके हो तो उसको कितना देर तक सस्टेन कर पाओगे।